राम राम सभी ने। आज हम इतिहास की कुछ टॉपिकों पर क्लास लगाना शुरू करेंगे। आज से सबसे पहले पढ़ेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास क्या चीज़ है। इतिहास इतिहास मतलब जो प्राचीन में घटना घटित हो चुकी है, जिनका वर्णन या जिनका हमें वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जिनकी जानकारी हम वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं, तो वो जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। इतिहास यानी जो प्राचीन में कोई घटना घटित हो गई है, जिनको वर्णन या जो हम अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, इतिहास है। इतिहास का जनक है, पूरे विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है। किसको, हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है। और भारत का इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, वेद व्यास को। वेद व्यास को भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है, भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी, महाभारत। महाभारत की रचना की थी, जिसमें किसका विवरण है, भारत के साम्राज्य का विवरण है, जिसमें कौरव, पांडव और भगवान श्री कृष्ण का के युद्धों का वर्णन किया गया है। किसमें, महाभारत में। और महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने। और वेद व्यास को भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है, भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। और विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, विश्व इतिहास का जनक, इतिहास का जनक या पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इस राजपूताना क्षेत्र का वर्णन किया है, अपनी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान के अंदर है इस राजपूताना क्षेत्र का वर्णन किया है। इसलिए राजस्थान इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्होंने 1829 में अपनी जो पुस्तक लिखी, उसका प्रकाशन किया गया 1829 के अंदर है। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। और सर्वप्रथम है जो राजपूताना क्षेत्र है, राजपूताना जो क्षेत्र है, इसका सर्वप्रथम नाम राजस्थान या रायथान, राजस्थान या रायथान नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। और कर्नल जेम्स टोड से पहले इस भूभाग का नाम राजपूताना जो दिया था, राजपूताना, वो किसने दिया था, 1800 ईस्वी के अंदर है जॉर्ज थॉमस ने दिया था। इससे पहले राजस्थान ने को अगर हम कहें तो ऋग्वेदिक काल में या महाभारत काल में इस क्षेत्र का नाम बृहवर्त के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान को रामायण के अंदर मरुकांतर नाम दिया गया है। चलो ये बातें छोड़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज की जो क्लास है वो महाजनपद से रिलेटेड है, यानी आज जो इतिहास का सबसे प्राचीनतम भाग महाजनपद, महाजनपद स्टार्ट कर रहे हैं। महाजनपद, महाजनपद का आशय क्या है या अर्थ क्या है। महाजनपद का अर्थ है जिस प्रकार वर्तमान में भारत में राज्य है, उसी प्रकार है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व में जो साम्राज्य थे, जो राज्य थे भारत के अंदर है, उसे महाजनपद कहा जाता है। जिस प्रकार वर्तमान में भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य, उसी प्रकार है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व में जो भारत के अंदर जो साम्राज्य थे, जो राज्य थे, उन राज्यों को किस नाम से जाना जाता था, महाजनपद नाम से जाना जाता था। अब ये क्या चीज है, 600 से लेकर 325 ईसा
पूर्व है, यानी ये उल्टे क्रम में क्यों चला अभी आपको बताता हूं। ईसाई धर्म का संस्थापक, ईसाई धर्म का संस्थापक कौन था? ईसा मसीहा। कौन था? ईसा मसीहा। ईसा मसीहा ने ईसाई धर्म की स्थापना की थी। जब ईसा मसीहा का जन्म हुआ, क्या हुआ? जन्म हुआ, तब ईसवी सन की ईसवी जो सन है वो प्रारंभ हुआ। तो ईसवी सन से जो ईसवी सन प्रारंभ हुआ, ईसवी सन से जो प्रारंभ की बातें, जो पहले की बातें हैं, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? ईसा पूर्व में काउंट करेंगे। यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ईसा मसीह से जन्म से पहले भी यहाँ पर लोग रहते थे। जैसे इनकी माँ है, यानी 40 वर्ष उनकी उम्र है, तो इनकी माता की जो 40 वर्ष की उम्र है उसको हम किस में काउंट करेंगे? ईसा पूर्व में काउंट करेंगे। यानी इस ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है उससे पहले इनकी माता का जन्म 40 साल पहले हुआ था, तो 40 ईसा पूर्व कहेंगे। यानी ईसा मसीह के जन्म से 40 वर्ष पहले की बात है। तो ये उल्टे क्रम में चलेंगे। यानी महाजनपद कालीन क्या है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व। यानी ये बात है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले कब की? 600 से लेकर 325 से ईसा पूर्व के मध्य की बात है महाजनपद। अब बात आती है महाजनपद क्या है, क्या होते हैं भाई महाजनपद? लोग किसी न किसी जगह पर निवास करते हैं। पहले लोग कम लोग रहते थे तो वो अपने कबीलों में निवास करते थे। किसके अंदर निवास करते थे? कबीलों के अंदर निवास करते थे। और धीरे धीरे कबीलों ने किसका रूप ले लिया? यानी एक कबीला बना, उसके पास में और कबीले बनते गए, और कबीलों ने रूप ले लिया जनपद का। किसका रूप ले लिया? जनपद का अर्थ क्या होता है? जन का अर्थ क्या होता है? यह साधारण सी बात है, हम भी इसका पता लगा सकते हैं। जन का अर्थ होता है जनता या लोग, और पद का अर्थ क्या होता है? स्थान, यानी जनता का स्थान, जहाँ पर जनता निवास करती है। तो ये मान लो कबीला है, और सारे कबीले मिलकर किसका रूप ले लिया? जनपद का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? और जनपद। अब जनपद, सारे जनपद किसका निर्माण करेंगे? सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करेंगे। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि महाजनपद क्या है। यानी पहले लोग धीरे धीरे कबीलों के अंदर निवास करने लगे, अब जनसंख्या बढ़ने लगी तो कबीलों ने किसका रूप धारण कर लिया? जनपद का। और जिस प्रकार और जनता का विकास होता चला गया तो जनपद ने किसका रूप धारण कर लिया? महाजनपद का रूप धारण कर लिया। भारत के अंदर 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है? यानी ये तो बहुत साल पहले की यानी बात है, कई वर्षों की बात है कि 16 महाजनपद। ये बात हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये बात हमें प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। जिसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। सर्वप्रथम उल्लेख इसमें मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है ये। किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसमें सर्वप्रथम हमें जानकारी मिलती है कि उस समय भारत में कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। ये बात कौन कहता है? बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा और जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके अलावा और जानकारी मिलती है जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी भारत में जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख किया गया है। लेकिन जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिला है 16 महाजनपदों का, वो मिला है हमें अंगुत्तर निकाय में। आज हम इस क्लास के अंदर 8 ही महाजनपद पढ़ेंगे। बाकी दूसरे पार्ट के अंदर है कुछ एक क्लास और लगाकर सारा विवरण पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। आज हम 8 ही महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार है बात। क्या जोर को है कि मान लो? चलो हम बताते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं कि कहाँ कहाँ पर 16 महाजनपद थे। तो सर्वप्रथम हम उल्लेख करेंगे कि भारत से जो बाहर, उस समय तो भारत बड़ा था, लेकिन वर्तमान भारत से जो बाहर महाजनपद थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है कंबोज। सर्वप्रथम हम कंबोज महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि कंबोज महाजनपद है वो भारत से बाहर स्थित है। यानी वर्तमान में देखा जाए इसकी स्थिति तो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर फैला हुआ था।
कंबोज। कंबोज महाजनपद जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फैला हुआ था। कंबोज की राजधानी का नाम क्या है? कंबोज की जो जो राजधानी थी, जो कंबोज महाजनपद की राजधानी थी, उसका नाम है हाटक। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सारे महाजनपद है, 16 के 16 महाजनपद है। पहला जो महाजनपद हमने पढ़ा 1 नंबर, क्या पढ़ा? कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। और कंबोज कहाँ पर फैला हुआ था? कंबोज वर्तमान जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो क्षेत्र है वो कंबोज यहाँ पर फैला हुआ था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे गांधार। गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद है वो काबुल, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सा लगता है। तो यानी इस जगह पर गांधार जो महाजनपद था वो फैला हुआ था। और गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। तक्षशिला का नाम तो सुना ही होगा। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था। जब मौर्य साम्राज्य हम आगे बात करेंगे तो उसमें जो सर्व विश्व के अंदर जो प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? तक्षशिला, जिसके एक शिक्षक का नाम था चाणक्य। आप सभी जानते हो चाणक्य का उल्लेख। तो पहले हमने पढ़ा कंबोज। कंबोज जो भारत से बाहर था, जिसकी राजधानी थी हाटक है, और जो अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ था। 2 नंबर है गांधार। गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। गांधार से आपको याद आ रहा है कि गांधारी नंदन दुर्योधन, तो गांधारी यहीं के रहने वाली थी, गांधार। उसके बाद में हमें पढ़ेंगे जो भारत के दक्षिण में स्थित जो महाजनपद था, एकमात्र महाजनपद जो भारत के दक्षिण में स्थित था, जिसका नाम क्या है? अस्मक। जिसका नाम क्या है? अस्मक। 3 नंबर महाजनपद। 1 नंबर हमें पढ़ा कंबोज, जिसकी राजधानी अटक है। 2 नंबर पढ़ा हमने गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। और 3 नंबर हमने पढ़ा अस्मक। अस्मक की राजधानी कौन सी है? पोटक। अस्मक की राजधानी कौन सी है? पोटक। और ये कहाँ पर है? ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक और यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। अस्मक जो भारत का एकमात्र दक्षिण में स्थित है महाजनपद है। और अस्मक से ऊपर 4 नंबर पर उस महाजनपद का नाम क्या था? अवंती। क्या नाम था? अवंती। अवंती। अवंती महाजनपद है। उसकी राजधानी 2 राजधानी थी। एक का नाम उज्जैनी और दूसरे का नाम था महिष्मती। महिष्मती बा कोनी जिके नागिन नाटक में आवा है। महिष्मती यहाँ की राजधानी थी। बीच ये 2 राजधानी क्यों बनेगी? अवंती जो महाजनपद था उसमें एक नदी बहती थी। यानी जैसे मान लो ये अवंती महाजनपद है, क्या है? अवंती महाजनपद है। यहाँ से एक नदी बह रही है। तो जनता ने क्या किया, यानी यहाँ के लोगों ने राजा से कहा कि हम अगर नदी, हमारी कोई समस्या आएगी तो हम आपके पास आएंगे। यानी कहाँ आएंगे? उज्जैनी के अंदर। कहाँ आएंगे? उज्जैनी के अंदर आएंगे तो हमें नदी पार करनी पड़ेगी। क्या पार करनी पड़ेगी? नदी पार करनी पड़ेगी। तो हम डूब जाएंगे तो समस्या तो खत्म होगी, हमारे लिए आपकी भी समस्या धीरे धीरे खत्म होते चली जाएगी। तो राजा ने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं। फिर राजा ने क्या किया? यहाँ की राजधानी दूसरी बना दी महिष्मती। क्या बना दी? महिष्मती इसकी राजधानी बना दी गई। अवंती की उत्तर की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी थी महिष्मती। उसके बाद में 1 नंबर पढ़ लिया कंबोज, 2 नंबर गांधार पढ़ लिया, 3 नंबर अस्मक जो भारत का एकमात्र है दक्षिण में स्थित है महाजनपद था, जिसकी राजधानी कोटक थी। अवंती 4 नंबर हमने पढ़ा अवंती, उसकी राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती। आगे पढ़ेंगे हमें जो राजस्थान के अंदर स्थित महाजनपद थे 5 नंबर मत्स्य। मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी को क्या थी? विराटनगर। विराटनगर।
मत्स्य महाजनपद कहाँ पर फैला हुआ था? तो जयपुर, अलवर और भरतपुर, राजस्थान के इन 3 जिलों में मत्स्य महाजनपद फैला हुआ था, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ पर बिताया था। मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या है? विराट नगर। 6 नंबर हम पढ़ेंगे सूरसेन। इसकी कुछ एक खास बात और बता दूं मत्स्य महाजनपद की। जब पांडव यहाँ पर अज्ञातवास बिता रहे थे तो भीम को घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई शक्तिशाली कोई नहीं है। तो भगवान हनुमान जी ने यहाँ पर आए और उन्होंने स्वर्ण मुद्रा में थे, सोए मुद्रा में थे। तो भीम ने कहा कि आप अपनी पूंछ उठाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो वर दूं, मुझसे तो उठाई नहीं जाएगी। तो भीम ने कहा कि मैं उठाकर फेंक दूंगा। तो हनुमान जी ने बोला हाँ तू बलशाली है, फेंक देना। तो कहते हैं कि भीम से वो पूंछ, हनुमान जी की पूंछ उठाई नहीं गई, तो और भीम का घमंड है वो चूर चूर हो गया। इसलिए यहाँ पर अलवर के अंदर हनुमान जी की पांडुपोल हनुमान मंदिर बना हुआ है। तो ये बात यही क्या है जहाँ पर है भीम का घमंड है हनुमान जी ने तोड़ा था। ये मत्स्य महाजनपद की इतनी बात है जहाँ पर पांडव ने गया। तो बताया सूरसेन, सूरसेन महाजनपद है, उसकी राजधानी क्या है? मथुरा। मथुरा का नाम सुनते हैं आपके मन में या जहन में एक ही बात उठेगी, ये तो भगवान श्री कृष्ण की कर्म स्थली है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा जो वर्तमान में भी स्थित है। मथुरा और अलवर का कुछ क्षेत्र आता है इसके अंदर। कितने हो गए? 6 हो गए। और 7 नंबर हम पढ़ेंगे कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। जब पांडवों को अज्ञातवास बिताने को कहा तो उनको एक क्षेत्र दिया गया जिसका नाम था कुरु। और पांडवों ने अपने जो क्षेत्र दिया गया था जिसका नाम था कुरु की राजधानी उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाई, जो दिल्ली और गाजियाबाद के और अवध के बीच में स्थित है। वर्तमान में हम कहें तो बात इसकी जो अवस्थित है वो दिल्ली से कुछ दक्षिण के अंदर और गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी हस्तिनापुर। उसके बाद में उस कुरु के अंदर विलय हो गया। तो ये है 7 नंबर। 8 नंबर हम बात करें पांचाल। पांचाल से कुछ आपको बात याद आ रही है क्या? पांचाली, द्रौपदी। पांचाल की द्रौपदी। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र। पांचाल कहां पर है? वर्तमान में बिहार के अंदर है। यानी पांचाल जो महाजनपद था, जो वर्तमान में इसकी स्थिति है वो बिहार के अंदर है। और पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। और दूसरी इसकी कांपिली। पहली राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्र। और दूसरी राजधानी इसकी क्या नाम आती है? कांपिली। ये हमारे हो गए 8 महाजनपद है। और बाकी हम महाजनपद पढ़ेंगे कल। तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे जो भारत से बाहर जो महाजनपद थे। पहले का नाम मैंने क्या बताया? कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज जो वर्तमान अवस्थिति है उसकी स्थिति है वो जम्मू कश्मीर प्लस पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी इस क्षेत्र में फैला हुआ था। दूसरा हमने पढ़ा था गांधार। गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, जो काबुल अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा। और उसके बाद हमने जो भारत, ये तो 2 जो महाजनपद थे
वो भारत के बाहर थे। पहला कंबोज, दूसरा गांधार। अब तीसरा बात करें जो भारत के दक्षिण में स्थित थे। ये तो दो भारत से बाहर महाजनपद थे, यानी जो भारत से बाहर स्थित है महाजनपद है, कंबोज और है गांधार दो। और तीसरे की बात करें जो भारत का एकमात्र दक्षिण में स्थित है महाजनपद था, जिसका नाम क्या है, अस्मक। और अस्मक की राजधानी पोटक। चौथा अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी। और दूसरी महिष्मती। पांचवा मैंने बताया था मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगर। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था राजा विराट के अधीन रहकर। मत्स्य महाजनपद राजस्थान का एकमात्र है, राजस्थान के अंदर ही स्थित महाजनपद था, यानी और कहीं नहीं फैला हुआ था। जो 3 जिलों में फैला हुआ था, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और भीम का जो घमंड है वो यहीं पर चूर चूर हुआ था। हनुमान जी ने इसका घमंड है चूर किया था। और ये इसलिए भगवान हनुमान की मूर्ति लगी है, पांडुपुर मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर है, अलवर के अंदर पांडुपुर हनुमान जी का मंदिर उसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा था मत्स्य के बाद में, 6 नंबर सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा मतलब है भगवान श्री कृष्ण की कर्म स्थली है। उसके बाद में 7 नंबर में कौन सा पढ़ा हमने था, कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो पांडवों को अज्ञातवास बिताने के लिए एक कुछ क्षेत्र दिया गया था। और उसके बाद में पांडवों ने धीरे धीरे अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था कुरु महाजनपद, और अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बना ली थी, जो वर्तमान दिल्ली और उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्थित है, वर्तमान स्थिति अगर इसकी देखे जाए। उसके बाद 8 नंबर कौन सा था, पांचाल। पांचाल की 2 राजधानी थी, एक का नाम क्या है, अही छत्र। दूसरी राजधानी कौन सी थी, पहली राजधानी अही छत्र, दूसरी काम्पिली। ये भारत के कुछ महाजनपद हैं। मैंने 8 महाजनपदों का उसका विस्तार से वर्णन किया है। और बाकी जो महाजनपद है 8 उसका हम कल पढ़ेंगे, कल इसका विवरण पढ़ेंगे।